सेलुलर इंजरी के टॉपिक को हमने स्टार्ट किया हुआ है और कुछ पार्ट हमने अपलोड किए हुए हैं जिसमें हमने सेलुलर इंजरी को एक्सप्लेन किया हुआ है एंड मैकेनिज्म ऑफ सेलुलर इंजरी को हमने एक्सप्लेन किया हुआ है, एटीपी डिप्लीशन। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ कैल्शियम के, कैल्शियम का क्या रोल होता है सेलुलर इंजरी में। तो चलिए आए अपने वीडियोस की तरफ बढ़ते हैं। और स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमने लिखा हुआ है इम्पोर्टेंस ऑफ कैल्शियम। आपके पास जो कैल्शियम होता है, यहाँ पे आपके पास कैल्शियम पंप होता है और वो कैल्शियम के जो नॉर्मल लेवल्स होता है इंट्रासेलुलर फ्लूइड में और एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में उसको मेंटेन करता है। लेकिन जब सेलुलर इंजरी में आपके पास कैल्शियम के जो पंप होते हैं वो फेल हो जाते हैं, तो आपके पास एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड से जो कैल्शियम होते हैं उनकी इन्फ्लक्स स्टार्ट होती है साइटोप्लाज्म, साइटोसोल में। और जो आपके पास माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती है, तो वहाँ से लीकेज ऑफ जो कैल्शियम होता है वो आउट हो जाता है, लीकेज हो जाता है और कैल्शियम की जो कंसंट्रेशन होती है वो आपके पास जो साइटोसोल होता है, साइटोप्लाज्म होता है, उसमें बढ़ जाती है। इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम टू द साइटोसोल कम फ्रॉम द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड एंड स्टोर इन द माइटोकॉन्ड्रिया एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जब आपके पास कैल्शियम की कंसंट्रेशन साइटोसोल में बढ़ जाता है तो ये कैल्शियम डिफरेंट एंजाइम को एक्टिवेट करता है, जिसमें नंबर 1 फास्फोलाइपेज है, इसके बाद जो आपके पास है प्रोटीएज है और आपके पास एंडोन्यूक्लियस है। थर्ड नंबर पे फास्फोलाइपेज जब एक्टिवेट होता है तो ये प्रोटोलिटिक एंजाइम है और ये आपके पास सेल मेम्ब्रेन को क्या करता है, डैमेज करता है। और आपके पास जो प्रोटीएज है ये आपके पास सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करते हैं और साथ ही साथ जो साइटोस्केलेटन होता है उसको भी डैमेज करता है। और जो आपके पास एंडोन्यूक्लियस होते हैं ये आपके पास क्या करता है कि जो डीएनए होता है सेल का उसको डैमेज करता है। तो ये हमारे पास जो कैल्शियम की ये जो कंसंट्रेशन है यानी साइटोसोल में कैल्शियम का बढ़ना, ये एक इम्पोर्टेंस मैकेनिज्म होता है जो कि सेल को डेथ की तरफ लेके जाता है। अब यहाँ पे या तो मतलब ये है कि जो डिफरेंट एंजाइम एक्टिवेट हुए हैं ये लाइसोसोमल जो लाइसोसोम होते हैं उसके मेम्ब्रेन को डैमेज करते हैं और वहाँ से लाइसोसोमल एंजाइम जो होते हैं वो मतलब लीकेज हो जाती है और उस सेल को क्या करते हैं, निक्रोसिस वगैरह जो होते हैं और सेल की मतलब जो है सेल के डेथ को काज करते हैं। और दूसरा मैकेनिज्म ये होता है कि ये जो कैल्शियम के कंसंट्रेशन यहाँ पे जो बढ़ जाता है, यहाँ पे अगर ये डीएनए को डैमेज करता है उसमें म्यूटेशन वगैरह हो जाता है और जो एपोप्टोटिक प्रोटीन्स है उसकी एक्टिवेशन होती है, तो फिर ये आपके पास जो है एपोप्टोसिस की तरफ जो सेल के डेथ है उसको लेके जाते हैं। यानी सेल के जो डेथ के मैकेनिज्म में वो दो होते हैं, एक निक्रोसिस होता है, ये एपोप्टोसिस। यानी यहाँ पे कहने का मतलब ये कि जो कैल्शियम के कंसंट्रेशन जब बढ़ जाते हैं तो ये सेल्स के डेथ को काज करता है, या तो उसको निक्रोसिस की तरफ लेके जाते हैं और या उसको एपोप्टोसिस की तरफ लेके जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर अगर मतलब ये है, अब इस बात का मतलब ये है अगर पार्टिकुलर इन हाइपोक्सिया एंड इस्कीमिया, यानी जो कैल्शियम की कंसंट्रेशन है ये पार्टिकुलरली खास तौर पर ये हाइपोक्सिया के कंडीशन में, इस्कीमिया और जो कुछ टॉक्सिन होते हैं उस कंडीशन में आपके पास जो होते हैं कैल्शियम के कंसंट्रेशन साइटोसोल में बढ़ जाते हैं और ये डिफरेंट एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं। अब प्रिवेंटिंग राइजिंग इन द कैल्शियम और रिस्टोरिंग टू नॉर्मल लेवल प्रिवेंट सेल डेथ। अगर कैल्शियम की जो राइजिंग है यानी साइटोसोल में कैल्शियम का जो बढ़ना है, अगर आप इसको प्रिवेंट कर सकते हो तो आप सेल को डेथ होने से आप क्या कर सकते हो, बचा सकते हैं। अब यहाँ पे इस डायग्राम में आप क्लियर कट इस मैकेनिज्म को देख सकते हैं और आप इसको आसानी से आप इसको यहाँ पे समझ सकते हैं। यहाँ पे आपके पास एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड है, जब कैल्शियम फेल हो जाता है, कैल्शियम पंप जो होता है वो अपना काम करना छोड़ देता है एटीपी डिप्लीशन की वजह से, तो आपके पास ये जो कैल्शियम होता है इसकी इन्फ्लक्स जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से फिर जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन डैमेज होता है तो कैल्शियम माइटोकॉन्ड्रिया से लीक आउट होते हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसमें जो स्टोर कैल्शियम होते हैं वो लीक आउट होते हैं। तो यहाँ पे आपके पास ये साइटोसोल है, यहाँ पे आपके पास क्या हो जाता है, यू कैन से दैट कि यहाँ पे कैल्शियम का लेवल जो होता है वो बढ़ जाता है। जब आपके पास कैल्शियम के लेवल बढ़ जाते हैं तो उसके रिस्पॉन्स में यहाँ पे डिफरेंट एंजाइम को ये एक्टिवेट करता है, जिसमें एटीपीएज है जो कि फर्दर डिक्रीज करता है, एटीपी डिप्लीशन काज करते हैं, जिसमें आपके पास फास्फोलाइपेज है जो कि आपके पास सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करते हैं। इस तरह प्रोटीएज है, डिस्ट्रप्शन ऑफ मेम्ब्रेन एंड साइटोस्केलेटन प्रोटीन्स, तो वो मेम्ब्रेन डैमेज करते हैं और साइटोस्केलेटन को डैमेज करते हैं। और एंडोन्यूक्लियस जब एक्टिवेट होता है तो आपके पास जो डीएनए होता है उसको क्या करते हैं, डैमेज करता है। तो ये हमारे पास
रोल ऑफ कैल्शियम इन द सेलुलर एनर्जी, जो कि हमने डिटेल से पढ़ा। अगर आपको मतलब इस टॉपिक पे कोई भी इशू है, मसला है, तो आप जो है कमेंट के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट जो हमारे लेक्चर होंगे वो हम इम्पोर्टेंस ऑफ रेडिकल फ्री रेडिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। On this channel, you can watch lecture of pharmacology, physiology, biochemistry, anatomy, anesthesia, pathology, English, FEC lectures, etc. मेडिकल लेक्चर्स बाय रोमैक्स के ऊपर आपको खुशामदीद कहते हैं। इस चैनल के ऊपर आप फार्माकोलॉजी के, फिजियोलॉजी के, बायोकेमिस्ट्री, एनाटॉमी, एनेस्थीसिया, पैथोलॉजी, इंग्लिश, एफएससी लेक्चर्स वगैरह देख सकते हैं।